सभी व्यूअर्स का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज और कुछ जेमिनी सूत्रों की हम बात करेंगे। जितने भी जेमिनी सूत्र मैं यहाँ पर इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ, ऐसा मेरा दावा है आपको ये कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। और ये प्योरली क्लासिकल से मैंने ढूंढ कर निकाले हुए सूत्र हैं सभी। ये नहीं कि कोई मैंने इनको क्रिएट किया है, मगर ये सभी सूत्र ओरिजिनल जेमिनी सूत्रम क्लासिक के जो भी डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उसका जो भी संस्कृत सूत्रों का इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन है, उनमें से जो भी सूत्र जहाँ पर भी दिए हैं उन्हें कलेक्ट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये सूत्र आपके किसी भी और सूत्रों से ज़्यादा अच्छी तरीके से एप्लीकेबल है सभी समस्याओं का। आज जिनकी बात करूँगा, मैरिज रिलेटेड सूत्रों की बात करूँगा, तो जो ये सूत्र हैं ये मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का आपको बड़े आसान तरीके से जवाब देंगे। तो अब इन सभी सूत्रों को नोट कर लें। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूनिक जानकारी है। मेरे चैनल पर ज़्यादातर चीज़ें आपको ऐसी ही मिलेंगी जो आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि या तो वो मेरी ओरिजिनल रिसर्च होगी या बहुत ही कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं जिनके पास अपने सूत्र हैं, वहाँ से मैं किसी भी कोशिश करके जो लेके आता हूँ वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब इन सूत्रों की बात करूँगा। दूसरी बात, इनमें से बहुत सारे सूत्र जो स्टूडेंट भारतीय विद्या भवन से आचार्य कोर्स कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और आते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैरिज से रिलेटेड सूत्रों की। अब मैरिज से रिलेटेड सूत्रों की बात करेंगे तो ये सूत्र में, जैसा कि मैंने पहले से ही बताया है, ये मैरिज से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का आंसर है। यहाँ पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जब भी मैरिज देखनी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लग्न होती है उपपद लग्न। उपपद लग्न के बारे में प्रीवियसली मैंने कई बार बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। ये 12th हाउस का पद होता है। 12वें भाव से उसके लॉर्ड तक काउंट करिए, जितना नंबर आए उसके लॉर्ड से फिर काउंट करिए उतना ही। तो आप जिस भी जगह पर राशि पर पहुँचेंगे वो उपपद लग्न होती है। मैरिज से रिलेटेड मैटर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 पार्ट होते हैं, उपपद, उपपद से सेकंड हाउस, 7th हाउस और दारा कारक। दारा कारक का मतलब जो मैरिज से रिलेटेड कारक होता है उसे दारा कारक बोलते हैं। जेमिनी में हम चर कारकों का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड हाउस आपको देखना है उपपद से, 7th हाउस देखना है और दारा कारक, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब हमें क्या देखना है, एक बहुत क्वेश्चन अराइज होता है कि वाइफ या हस्बैंड कैसे होंगे। वाइफ ब्यूटीफुल होगी नहीं होगी, हस्बैंड हैंडसम होंगे नहीं होंगे, लुक वाइज, क्योंकि आज के टाइम में लुक आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अर्न करता है, कैसा व्यवहार है। इंटरनल ब्यूटी की उतनी बात नहीं होती जितनी एक्सटर्नल ब्यूटी की बात होती है, और इसीलिए रिश्तों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए हमें क्या देखना है, बेनिफिक इन सेकंड फ्रॉम उपपद, स्पाउस विल बी ब्यूटीफुल। देखिए कितना सुंदर सूत्र है जिसे देखते ही 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। उपपद से आप दूसरा भाव देख लीजिए, उसके अंदर यदि कोई भी बेनिफिक शुभ ग्रह जुपिटर, वीनस, कभी कभी बुध यदि वो किसी के साथ ना हो, अकेला हो, या चंद्रमा जब सूर्य से वो दूर हो, कम से कम 3 हाउस का डिफरेंस हो सूर्य और उसमें हो, तो ये बेनिफिक है। तो उपपद से सेकंड हाउस में बेनिफिक हो तो ब्यूटीफुल वाइफ लिखा हुआ है यहाँ पे, हस्बैंड होंगे तो वो हैंडसम मिलेंगे ऐसे नेटिव को। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, जुपिटर एंड मून ऑक्यूपाई 7th हाउस फ्रॉम कारकांश लग्न। अब ये कारकांश लग्न आ गया, ये ब्यूटी देखनी है आपको। हर एक लग्न से 7वां भाव स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि कारकांश लग्न से 7th हाउस के अंदर जुपिटर और मून फर्दर क्या हो गए, दोनों बेनिफिक प्लैनेट हो गए। चंद्रमा भी बेनिफिक प्लैनेट हो गया और जुपिटर का मतलब गुरु भी, ये दोनों 7th हाउस में हो कारकांश लग्न से, तभी भी ब्यूटीफुल हस्बैंड मिलेगा या ब्यूटीफुल वाइफ मिलेगी।
तो देखिए कितना सुंदर और कितना आसान कॉम्बिनेशन है, और किसी तरीके से हम देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। तो जैमिनी सूत्रों की यही ब्यूटी है। फर्दर देखते हैं, देखिए सेकंड लॉर्ड फ्रॉम उपपद, मतलब उपपद से नेक्स्ट जो भाव है, अगला भाव, उसका स्वामी लॉर्ड वो एक्सॉल्टेड हो तो स्पाउस रेस्पेक्टेबल फैमिली से मिलेगा। रेस्पेक्टेबल तो सभी फैमिली होती है वैसे, मगर आप ऐसा मान के चलिए अच्छा स्पाउस मिलेगा आपको, हर तरीके से बेटर मिलेगा, आप अपने आप से बेटर स्पाउस मिलेगा। तो जब भी उपपद से सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो, सो दिस इज द नेक्स्ट थर्ड वन कॉम्बिनेशन। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको हस्बैंड या वाइफ कैसे मिलने वाले हैं। पाराशरी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा डिस्प्यूट है, कोई क्लियर कट वहाँ पर ऐसा वो नहीं है, हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं। मगर जैमिनी सूत्रम की यही ब्यूटी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, और ये सूत्र हैं पूरे क्लासिक्स के बेस पर ये सूत्र हैं, ये कोई क्रिएटेड नहीं है, सेल्फ मेड नहीं है। तो जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आप समझिए जैमिनी सूत्रम क्लासिक के बेस पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। इफ सेकंड हाउस हैव एक्सॉल्टेड प्लैनेट, पर्सन है मैनी वाइफ्स। सेकंड यदि उपपद से उसके अंदर खुद उसका लॉर्ड एक्सॉल्टेड है तो अच्छी फैमिली से हस्बैंड या वाइफ मिलेगा। मगर सेकंड फ्रॉम उपपद में यदि एक्सॉल्टेड प्लैनेट हो तो ऐसे पर्सन की मैनी वाइफ्स होती हैं। मैनी हस्बैंड तो कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, एक महाभारत का एग्जाम्पल है, उसके अलावा मैनी हस्बैंड का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मैनी वाइफ बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैनी स्पाउस बोलता। यदि सेकंड हो आपका, अब यहाँ पे मैनी वाइफ का ये मतलब नहीं समझेंगे कि वो उसकी एक साथ कई वाइफ होंगी, मतलब उसके मल्टीपल रिलेशन होंगे, ऐसा हम मानकर चलेंगे। यदि उपपद से सेकंड हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड प्लैनेट हो तो उपपद से सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट आने से उस पर्सन की, क्योंकि हिंदू रिलीजन में तो मल्टीपल वाइफ्स आज की डेट में तो अलाउड नहीं है, तो उसके मल्टीपल रिलेशंस होंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मैरिज विद लर्नेड पर्सन इफ सेवेंथ फ्रॉम कारकांश लग्न हैज एसोसिएशन ऑफ मरकरी। सातवां भाव कारकांश लग्न से फर्दर स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। यदि उसमें कोई भी मरकरी से एसोसिएशन है, यहाँ पर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, मरकरी वहाँ पे प्लेस्ड हो या उसको जैमिनी एस्पेक्ट से एस्पेक्ट कर रहा हो सातवें भाव से कारकांश लग्न को, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन का जो स्पाउस होता है वो काफ़ी नॉलेजेबल होता है, इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं, कारकांश लग्न से सेवेंथ भाव। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पर्सन मैरिड टू ए फॉरिनर इफ सेवेंथ फ्रॉम कारकांश लग्न हैज मून। मून फास्ट मूविंग प्लेनेट है, यदि कारकांश लग्न से सातवें भाव में मून प्लेस्ड हो तो ऐसे पर्सन की मैरिज फॉरिनर से होगी। अब फॉरिनर का मतलब यहाँ पर क्लासिक्स में विदेशी लिखा हुआ है, तो उस टाइम पर विदेशी क्या होता था, एक स्टेट बदलने से भी विदेशी हो जाता था। तो फॉरिनर को आप ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि आसपास के किसी उससे नहीं होगी, बहुत दूर रहने वाले किसी पर्सन से मैरिज होगी। तो जब भी कारकांश लगने से सेवेंथ हाउस के अंदर मून होगा तो ऐसे पर्सन की मैरिज फॉरिनर से भी मान सकते हो या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रहने वाले पर्सन से मान सकते हैं। फर्दर कॉम्बिनेशन देखते हैं, देखिए इफ सेकंड फ्रॉम उपपद इज मेलिफिक और ऑक्यूपाइड बाय मेलिफिक वाइफ विल डाई। देखिए एक्सॉल्टेड था तो मल्टीपल वाइफ्स आ रही थी, सेकंड फ्रॉम उपपद में एक्सॉल्टेड प्लैनेट था तो मल्टीपल वाइफ्स थी, मगर सेकंड फ्रॉम उपपद के अंदर मेलिफिक अशुभ ग्रह हो या उसको अशुभ ग्रह एस्पेक्ट भी कर रहा हो, सेकंड फ्रॉम उपपद इज मेलिफिक और ऑक्यूपाइड बाय मेलिफिक वाइफ विल डाई, ये दोनों का मतलब एक ही हो गया सेंटेंस का। आप सेकंड फ्रॉम उपपद पर मेलिफिक का इन्फ्लुएंस हो तभी भी, अब यहाँ पर डाई का मतलब अब डेथ नहीं समझेंगे, ये क्लासिक्स की लैंग्वेज है, क्लासिक्स में डाई लिखते हैं, डाई का मतलब होता है वाइफ सफ़र करेगी, सेपरेशन हो जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि उस टाइम जब ये क्लासिक्स बने थे डिवोर्स का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, तो सेपरेशन कैसे होना था, वाइफ की डेथ से होना था। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि डिवोर्स हो जाएगा यदि सेकंड फ्रॉम उपपद में मेलिफिक हो या मेलिफिक का इन्फ्लुएंस हो, एक्सॉल्टेड हो तो मल्टीपल वाइफ, और यदि मेलिफिक हो तो सेपरेशन हो जाएगा।
डेथ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी इज देयर। इफ सेवेंथ फ्रॉम कारकांश लग्न है सैटर्न, वाइफ इज ओल्डर। अब कारकांश लगने से सेवेंथ हाउस के अंदर मून हो तो वाइफ फॉरिनर होगी, मगर सैटर्न आ जाए तो वाइफ ओल्डर होगी, ओल्ड एज की वाइफ होगी। कारकांश लगने से जब भी वाइफ के करेक्टरिस्टिक देखना है तो सेवेंथ हाउस देखते हैं, उपपद लगने से करेक्टरिस्टिक देखने हैं तो सेकंड हाउस देखने हैं। तो देखिए हमने इतने इम्पोर्टेंट यहाँ पर सूत्र हैं जिनके बारे में आपको ये पता चल जाएगा किसी भी नेटिव के हस्बैंड कैसे होंगे, ब्यूटीफुल होंगे या ओल्ड एज होंगे या फॉरिनर होंगे, उनका कैसा उनसे रहेगा, अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा, वाइफ की डेथ भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, सभी कॉम्बिनेशंस अभी तक हमने पढ़े। और देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सेवेंथ फ्रॉम कारकांश लग्न एसोसिएटेड टू सन और मार्स, सूर्य और मार्स से सेवेंथ फ्रॉम कारकांश लग्न एसोसिएट हो जाए या तो दोनों वहाँ पर जाकर प्लेस हो जाए, तो इन दैट केस स्पाउस इज डिफॉर्म्ड। जो स्पाउस होगा वो डिफॉर्म्ड का मतलब हैंडीकैप हो सकता है, उसे किसी के ऑर्गन्स में कोई अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, विजिबल प्रॉब्लम होगी, मगर ये ध्यान रखना डिफॉर्मिटी ऐसी भी होती है कि इनविजिबल हो, मगर वो विजिबल होगी, लोगों को दिखाई देगी, आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो, हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम हो, या वो किसी तरीके का हैंडीकैप हो, इस तरीके का बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो, या कुछ भी प्रॉब्लम उसको ज़रूर होगी यदि सेवेंथ फ्रॉम कारकांश लग्न एसोसिएटेड हो जाए टू सन और मार्स। इन जनरल हमारी पाराशरी के अंदर भी लग्न से सातवें भाव में यदि सूर्य और मार्स बैठे हों तो वो भी हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है स्पाउस विल नॉट डाई। अब देखिए पहले हमने बताया था स्पाउस विल डाई इफ सेकंड फ्रॉम कारकांश लग्न एज मेलिफिक, सेकंड फ्रॉम उपपद एज मेलिफिक। अब ये कॉम्बिनेशन है स्पाउस विल नॉट डाई इफ सेकंड फ्रॉम उपपद है सन और लियो साइन। उपपद से दूसरे भाव में यदि सूर्य आ जाए या लियो साइन आ जाए 5, मतलब कारकांश लग्न 4 हो जाए, कैंसर साइन या कर्क राशि, तब वाइफ डाई नहीं करेगी। डाई नहीं करेगी का मतलब सेपरेशन नहीं होगा डिस्प्यूट होते हुए भी। और सन यदि सेकंड हाउस में है तभी भी वो वाइफ डाई नहीं करेगी। वाइफ डाई नहीं करने का मतलब है ऐसे पर्सन की वाइफ उससे ज़्यादा जिएगी, ये भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। या महिला है तो महिला का हस्बैंड उससे ज़्यादा जिएगा यदि उसकी सेकंड फ्रॉम उपपद यदि सन हो या लियो साइन हो, ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सेकंड फ्रॉम उपपद इज एक्सोल्टेड और जेमिनी साइन, देन मोर देन वन वाइफ। तो सेकंड फ्रॉम उपपद एक्सोल्टेड होता है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मगर जेमिनी साइन है तभी भी मोर देन वन वाइफ होंगी। डुअल साइन हो जाए, जेमिनी साइन डुअल साइन होता है स्पेशली, मतलब जिसकी उपपद लग्न वृषभ या टॉरस हो, उपपद वृषभ या टॉरस हो, तो ऐसे पर्सन की एक से ज़्यादा वाइफ होगी। अब आप इसे लिटरली ना ले लें कि ये हम पे बताया तो किसी की उपपद यदि टॉरस है तो 100% लोगों की एक से ज़्यादा वाइफ होगी, ऐसा आप नहीं मान के चलेंगे। हाँ, आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम केसेस में पॉसिबिलिटी होगी कि ऐसे पर्सन की मल्टीपल वाइफ्स हों या उसके एक से ज़्यादा रिलेशंस किसी तरीके के हों, क्योंकि और भी फैक्टर्स इस पर इन्फ्लुएंस करेंगे। कुंडली से कुंडली तक बदलते हैं जो सूत्र हैं, उनको 100% लिटरली नहीं ले सकते, मगर हाँ आप एक जब कुंडली देखते हो तो आइडिया लगा सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है या नहीं। बाकी फैक्टर्स को भी हम देखेंगे, तो जब हम कुंडली एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे कि और क्या फैक्टर्स देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सेकंड फ्रॉम उपपद ऑक्यूपाई एके और इट्स लॉर्ड वाइफ डाई लेट। अब सेकंड फ्रॉम उपपद में यदि एके मीन्स आत्मकारक आ जाए और इट्स लॉर्ड सेकंड हाउस का खुद का ही लॉर्ड आत्मकारक आकर बैठ जाए या सेकंड हाउस का खुद का ही लॉर्ड आकर बैठ जाए तो वाइफ डाई लेट, मतलब जल्दी से वाइफ की डेथ नहीं होगी, या हस्बैंड डाई लेट भी आप कह सकते हो यदि फीमेल नेटिव के उसमें है। इसका मतलब वो पर्सन पहले डेथ होगी उसकी और उसका हस्बैंड या वाइफ की डेथ बाद में होगी, या सेकंड फ्रॉम उपपद आत्मकारक आकर बैठ जाए या सेकंड फ्रॉम उपपद में उसी का लॉर्ड आकर बैठ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन विल डिस्कस पर्सन विल रिजेक्ट स्पाउस इफ सैटर्न एंड राहु इन सेकंड फ्रॉम उपपद। यदि उपपद से सेकंड भाव के अंदर शनि या राहु आकर बैठ जाए तो ऐसा पर्सन मैरिज करने के बाद
स्पाउस को रिजेक्ट कर देता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की मैरिज होती है एंड विद इन ए मंथ और 2 मंथ वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक साथ नहीं रहते, जो भी रीज़न हो। तो वो कॉम्बिनेशन है ये कि उसके अंदर यदि सेकंड फ्रॉम उपपद में सैटर्न या राहु आकर प्लेस हो जाए किसी भी नेटिव के, तो वो अपने स्पाउस को रिजेक्ट कर देता है, उसके साथ वो रहता नहीं है मैरिज होने के जस्ट बाद। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। मैरिज इज मिजरेबल इफ बोथ सेकंड फ्रॉम उपपद एंड AK आर अफ्लिक्टेड। शादीशुदा जिंदगी में परेशानियाँ होंगी, जिसे हम कहते हैं जीना हराम हो जाएगा, यदि उपपद से सेकंड भाव के अंदर कोई मेलिफिक बैठा हो या उसे देख रहा हो, अशुभ ग्रह बैठा हो या अशुभ ग्रह उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, देख रहा हो, या आत्मिक कारक भी नेटिव का एफ्लिक्टेड हो, आत्मिक कारक को भी कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो या अशुभ ग्रह उसके साथ प्लेस्ड हो, तो उपपद से सेकंड और आत्मिक कारक दोनों एक साथ यदि एफ्लिक्ट या पीड़ित हो जाएं, तो ऐसे पर्सन की शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं और परेशानियों की वजह से वो हमेशा कुपित रहेगा। मैरिज से रिलेटेड हैप्पीनेस नहीं होगी उसकी लाइफ में, परेशानियां भरी होंगी, वो हमेशा परेशान रहेगा। इस तरीके का हम कॉम्बिनेशन इसको कह सकते हैं। तो ये हमने सर्टेन कॉम्बिनेशंस की बात की आज, मैरिज और मैरिज रिलेटेड मैटर्स। मेनली हमने बात की कि स्पाउस किस तरीके का होगा और मैरिड लाइफ में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं ड्यू टू पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन सेकंड हाउस फ्रॉम उपपद लग्न और कारकांश लग्न से 7वें भाव में अलग अलग प्लैनेट की पोजीशन से हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि हस्बैंड वाइफ के कैसे रिश्ते होंगे, कैसी वाइफ मिलेगी या कैसा हस्बैंड मिलेगा। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए इस सीरीज़ को, और भी मैं जेमिनी सूत्र लेकर आता रहूँगा। जिसने रियलिटी में एस्ट्रोलॉजी यदि सीखनी है तो उन्हें ये सभी जेमिनी सूत्र अपनी एक नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें रिवाइज करते रहना है। बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप सभी तरीके की प्रॉब्लम से रिलेटेड सूत्र जान जाएंगे और आपको कुंडली देखने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। आप जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे बता देंगे कि हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड मैटर आ रहा है, तो उसमें आपकी ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ पे भी डिस्प्यूट है वो सारे मैंने आज इस क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। यदि आपको कोई सजेशंस देनी है तो आप सजेशंस ज़रूर दें, मुझे हमेशा उसका इंतजार रहता है और उसी के बेस पर मैं बात करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि चार्ट में देखकर आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करो। चार्ट में ये कॉम्बिनेशन या सूत्र एक्सप्लेन करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही कुंडली में इतने सारे सूत्र तो होंगे नहीं, तो मैं कोई भी एक सूत्र यदि किसी कुंडली में लगाकर आपको बता दूंगा तो दूसरा सूत्र ही नहीं लगेगा उस कुंडली में, तीसरा सूत्र ही नहीं लगेगा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बातें आपको इजीली समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि उपपद कैसे निकालना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उससे दूसरा भाव कौन सा होगा ये आपको पता चल ही जाएगा। कारकांश लग्न कैसे निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको 2 या 3 बार बता चुका हूँ। कारकांश लग्न से 7वां भाव कौन सा होगा वो आपको पता ही है। बाकी चीज़ें मैं क्लियरली स्पष्टली यहाँ पर बोल रहा हूँ। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।